नमस्कार मित्रों, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। आज मैं लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। इसके अंदर में आपको मैं बता दूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपराध व्यवहार प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं और प्रकरणों को समझाइए। ठीक है, जो अपराध व्यवहार प्रणाली है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो अपराध व्यवहार प्रणाली है वो विभिन्न अपराध शास्त्रियों द्वारा आपराधिक व्यवहार के विभिन्न भिन्न कारण बताए हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक कॉमन सिद्धांत सामने नहीं आया है, सार्वभौम सिद्धांत सामने नहीं आया है। इसलिए सदरलैंड भाई का ये कहना है, जो अपराध शास्त्री रहे हैं, कि जिस प्रकार से कीटाणु सिद्धांत सभी बीमारियों का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता, उसी प्रकार से ये भी संभव है कि आपराधिक धारणा या आपराधिक आचरण का कोई भी एक सिद्धांत सभी आपराधिक व्यवहारों का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। ठीक है, एक ही वायरस ये नहीं बता सकता कि सभी बीमारियों की जड़ यही है। अब आपराधिक व्यवहार प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये सदरलैंड भैया है, इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है। इस परिभाषा में इन्होंने बताया कि देखो, आपराधिक आचरण वह व्यवहार है, कौन सा व्यवहार है, जो आपराधिक विधि का उल्लंघन करता है। जो आपराधिक विधि का उल्लंघन करेगा वो व्यवहार आपराधिक आचरण कहलाएगा। लेकिन आगे देखेंगे कि कोई कार्य कितना भी निंदनीय हो, कितना भी बुरा कार्य, कितनी भी बुराई होती है उस कार्य की, या कितना भी अनैतिक हो, है ना, और कितना भी अनुचित्य क्यों ना हो, यानी कि वो उचित नहीं है, कितना भी अनुचित्य क्यों ना हो, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वह आपराधिक विधि द्वारा वर्जित ना हो, जब तक वह आपराधिक विधि द्वारा वर्जित ना हो। कहने का मतलब क्या है, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस एनकाउंटर में अपराधी का क्या कहते हैं, उसको मर्डर कर दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। ठीक है, क्या उस पुलिस अधिकारी ने कोई क्राइम कर दिया है? नहीं। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो आपराधिक विधि द्वारा वर्जित होना चाहिए। वो अपराध तब तक नहीं अपराध माना जाएगा जब तक आपराधिक विधि द्वारा वर्जित ना हो, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी है, उनको वो कार्य सौंपे जाते हैं। लॉ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का जो कार्य है पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है, इसलिए वह कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो कब आएगा वो, जब आपराधिक विधि का उल्लंघन किया गया हो और कोई कार्य कितना भी निंदनीय, अनैतिक या अनुचित क्यों ना हो, तब तक अपराध नहीं है जब तक वह आपराधिक विधि द्वारा वर्जित ना हो, यानी कि इसमें आपराधिक विधि का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बताएं कि जो आपराधिक कार्य है, आपराधिक कार्यों में केवल एक ही कॉमन गुण है, और वो है कि सभी कानून का उल्लंघन मानना। आपराधिक कार्यों में अलग अलग तरह के आपराधिक कार्य होते हैं, भिन्नता होती है, जैसे अपराधियों के उद्देश्य और गुणों में भिन्नता होती है, क्षतिग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके गुणों में भिन्नता होती है, अपराध किए जाने वाली परिस्थितियों में भिन्नता होती है, और अपराध किए जाने वाले तरीकों में भिन्नता होती है, और जो क्षति पहुंची है, क्षति किस तरह की है उसमें भी भिन्नता होती है, बॉडीली है, मॉनेटरी है, कौन सी क्षति है ना, और क्षतिग्रस्त व्यक्ति और जनता, इन दोनों में मतलब किस तरीके से प्रभाव फैला है, कितना प्रभावित किया है। तो ये कुछ एक गुण है, कुछ एक क्वालिटीज हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो अब बात करेंगे जैसे अपराध व्यवहार की विशेषताओं के बारे में। भाई, जो अपराध व्यवहार की विशेषताएं हैं, अपराध में व्यवहार प्रणाली विभिन्न अपराधों का योग मात्र नहीं है, यानी कि सभी अपराधों का एक योग नहीं है जो आपराधिक व्यवहार है, तो वो आपराधिक कार्यों के योग के अलावा तथ्यों के पारस्परिक आदान प्रदान में इसका एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है। यानी कि जो फैक्ट है, क्राइम करने के जो फैक्ट हैं, जो तरीके हैं, जो मैटर हैं, उनका सेपरेशन होना यहाँ पर वैलिड पॉइंट है। ठीक है, कि एक अपराध किस तरीके से कम्युनिकेशन का जो आदान प्रदान है, उसने क्या सुना, उसने क्या कहा, ये सारी चीजें। दूसरी बात अगर मैं करूं अपराध में व्यवहार की विशेषताओं के बारे में, तो व्यवहार प्रणाली में किसी व्यक्ति में जो व्यवहार प्रणाली है
वो किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि व्यक्तियों के सामान्य रूप में पाई जाती है। जो व्यवहार प्रणाली है उनके सामान्य रूपों में पाई जाएगी। और तीसरी विशेषता ये है महोदय कि व्यवहार प्रणाली में भाग लेने वाले व्यक्तियों का संयुक्त सहयोग होता है और भाग लेने वाले व्यक्तियों के मध्य भावनाओं की पहचान रहती है। जो उस गतिविधि में, उस एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अपनी एक पहचान होगी, ठीक है, और जो उनके बीच में भावनाएं हैं, भावनाओं से जिनसे जुड़े हुए हैं वो होती है, ठीक है। अब बात करेंगे आपराधिक व्यवहार के प्रक्रम के बारे में। जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, वो क्या है, चलिए इसकी तरफ चलते हैं। तो जो अपराध का प्रक्रम है, प्रक्रम यानी कि प्रोसेस है, उसको अपने आप में समझना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी बात है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रोसेस है अपराध के, आपराधिक व्यवहार के जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसके लिए कुछ एक पॉइंट है। ये जैसे परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, ठीक है। दूसरा पृथकीकरण यानी कि सेग्रीगेशन। तीसरा क्रमिक संघर्ष, प्रोग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट। अपराध का फैशन, फैशन इन क्राइम। आपराधिक संगठन, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। और व्यवसायीकरण यानी कि प्रोफेशनलाइजेशन। तो ये है। अब इसमें जैसे हमारा पहला पॉइंट है हमारा परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन। परिपक्वता का मतलब ये होता है कि आपराधिकता किसी व्यक्ति में अचानक से उत्पन्न तो होती नहीं है, इसका विकास धीरे धीरे होता रहता है। ये विकास दो चरणों में होता है। पहला कि अपराध की ओर सामान्य रुख, और दूसरा आपराधिक व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली प्रणालियां। यदि कोई बालक अपराधियों के बीच चलता है या उनके बीच फंस जाता है, उनके बीच पलता है, तो उसमें अपराध की परिपक्वता आ जाती है। यानी कि 12 या 13 साल की आयु प्राप्त करने पर ही वो मैच्योर हो जाता है कोई क्राइम करने के लिए, ठीक है। और अब बात करेंगे हम दूसरा पृथक्करण के यानी कि सेग्रीगेशन के बारे में। तो सेग्रीगेशन क्या है, देखिए पृथक्करण जनता और अपराधियों के बीच एक अंतःक्रियाओं में पाया जाता है। पृथक्करण की जो सीमा या मात्रा इस बात पर निर्धारित की जाती है कि जनता अपराधी से किस सीमा तक घृणा करती है। जो जनता है अपराधी से किस सीमा तक घृणा करती है, जहां ये तेज हो जाती है घृणा, वहां अपराधी आम जनता से अलग अपना एक संगठन बना लेता है और अपनी सारी गतिविधियां गुप्त रखने की कोशिश करता है। केवल वो फाइनल रिजल्ट ही प्रदान करता है कि भाई अब तो हमने करना ही करना जो कुछ करना, ठीक है। तो ये हो गया पृथक्करण। अब है जी क्रमिक संघर्ष। क्रमिक संघर्ष यानी कि प्रोग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्योंकि बात ये है अपराधी और गैर अपराधियों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष अपराधी की गिरफ्तारी से आरंभ होता है और एक सीमा के बाद रुक जाता है। जैसे चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण के बाद में ये संघर्ष रुक गया था। वो तो समझदार थे, हालांकि ये जितने भी डाकू लुटेरे टाइप्स के लोग रहे, जब तक इन्हें नहीं लगती ना गोली गाड़ी सी मानते ही नहीं। सही है जी। अगली हम बात करेंगे तो क्रमिक संघर्ष यानी कि जनता और अपराधियों के बीच में चलता रहे जी। ये मानते नहीं, बड़े खतरनाक टाइप के रहे। सही है। अब बात करेंगे अपराध का फैशन, फैशन इन क्राइम। भैया देखो बात ये है, नए नए प्रकार से अपराध चल रहे हैं। वो कोई क्राइम सीन देख रहा है, क्राइम पेट्रोल देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उन्हें देख के अपराध की तरफ अग्रसर ही तो होते जा रहे हैं। अपराध को तो पता नहीं लोगों ने, मतलब किसी से कोई पैसा ले लिया उसको हड़प लिया, दे ही नहीं रहा, ये भी क्राइम ही है ना। तो नए नए फैशन है अपराध के, ठीक है। अब बात करेंगे जी आपराधिक संगठन। अपराधियों का एक बड़ा संगठन जो बहुत बड़ा मजबूत हो, भले आदमियों का कभी संगठन नहीं बनता, लेकिन जो अपराधी हैं ये अपना संगठन इतना मजबूत तरीके से लेके चलते हैं कि जब तक कि कोई लूट को अंजाम ना दे ले, एक किसी लीडर ने कोई बात कह दी ना तो उस बात को वहां तक मतलब बस ये वाला टॉप सीक्रेट रखेंगे, किसी से बताते ही नहीं। और मतलब क्राइम करने के बाद भी वो कर भी लिया तब भी जिक्र नहीं करेंगे, ऐसे सीधे साधे से बने फिरे रहेंगे, ठीक है। तो इनका जो भंडाफोड़ होता है वो केवल गिरफ्तारी से ही होता है। सही है। अब बात करेंगे जी व्यवसायीकरण। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्राइम को ही अपना व्यवसाय बना लिया, यानी कि प्रोफेशनल किलर हो, जो प्रोफेशनल लुटेरे हो, जो
तो ये है जी सारी चीज। तो आपसे आशा ये करी जाती है कि देखो समझ में आया होगा आपराधिक व्यवहार क्या है, आपराधिक व्यवहार के प्रोसेस क्या है, प्रक्रम क्या है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन और बता दूं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध क्या है? देखो बाल अपराध बालकों के द्वारा किया गया वह कार्य जो विधि के विरुद्ध हो, वो बाल अपराध कहलाता है। तो इसमें दो परिभाषाएं हैं, तो पीएन भैया ने दिया, पीएन वर्मा ने, है नहीं, पीएन वर्मा ने क्या कहा कि बाल अपराध कर्तव्यों की उपेक्षा, जो कर्तव्य है उनकी नेग्लिजेंस या उल्लंघन है और एक गलती है। ये तो हो गया जी पीएन वर्मा के अनुसार कि कर्तव्यों की उपेक्षा, उल्लंघन या एक गलती बाल अपराध कहलाता है। ठीक है, अब ये रॉबिन्सन भैया है, बिल्कुल मेरी तरह इन्होंने परिभाषा दी है, मजा आ जाएगा सुनने। बाल अपराधों से तात्पर्य आवारागर्दी करने वाले बालक, वे भी तो अपराध ही करेंगे, आज तो कल करेंगे। भिक्षावृत्ति, भीख मांगने वाले, भाई जो आदमी भीख मांग रहा है, जो बालक भीख मांग रहा है, सरकार फ्री में पढ़ा रही है, लिखा रही है, पढ़ो लिखो भाई, लेकिन वो ग्रोह में फंस जा। कुछ माँ बाप भी उस तरीके से एडजस्ट कर ले अपने बालकों की, उन्हें उसी में मजा आने लगे। दुर्व्यवहार और शैतानी या उद्दंडता आदि प्रवृत्ति, यानी कि बाल अपराध वो होता है जिन बालकों में ये सारी क्वालिटीज रहे, आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति, दुर्व्यवहार, शैतानी, उद्दंडता, ये सारी प्रवृत्ति जिनके अंदर रहेगी ये बाल अपराध वाले रहेगी। अब इसमें बता दूं जी मैं आपको, बाल अधिनियम 1960 है जी, एक क्या है, बाल अधिनियम 1960 के अनुसार, बाल अधिनियम 1960 के अनुसार जो बालक है वो कौन माना जा, जो 16 साल से कम उम्र के लड़के हों और 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, ये बालक माने जा। ठीक है जी, और इनके द्वारा किए गए जो अपराध हों वो बाल अपराध हों। ठीक है जी, अब कुछ चीजें हैं जैसे बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण क्या हो सकते हैं, हालांकि आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दूं। पारिवारिक कारण हो सकता है। भाई पारिवारिक कारण में क्या है कि कोई घर है जो विघटित हो गया हो, मतलब माता पिता दोनों एक दूसरे से अलग रहते हो, या अर्धविघटित घर। अर्धविघटित घर का मतलब ये है जैसे पिताजी की जॉब लग रही है, वो 16 घंटे से ज्यादा घर से बाहर रहते हो, क्योंकि बच्चा जितना माँ बाप के कंट्रोल, पिता के कंट्रोल में रहता है, माता के कंट्रोल में उतना रहता नहीं, नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, और मतलब चाहे वो परिवार का अनैतिक वातावरण हो, अनैतिक वातावरण मतलब पिताजी दारू पी जा रहे हैं, घर में कोई ऐसा शराब का माहौल है, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या माता पिता के द्वारा जो है नेग्लेक्ट करना, जिसमें मतलब ज्यादा बच्चे हों जिस परिवार में, तो ऐसा हो जाता है, नेग्लिजेंसी का कारण बन जा, और या अनचाही संतान हो, अवैध पितृता हो। तो इसी स्थिति में ये पारिवारिक कारणों में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो पारिवारिक कारण के वजह से भी कई बार अपराध बन जा, मान लें अनचाही संतान से वो नफरत करने लगे कि भाई अब फिर वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो जाकर सर मारेगा ही ना, तो वो अपराध की तरफ ही अग्रसरित हो जा। क्योंकि अच्छाई एक ऐसी चीज है, इसे यहाँ कहो तो बाहर तक नहीं जाएगी, लेकिन बुराई तो भाई सारी दुनिया में फैल जाएगी बहुत तेज गति से, इसका तो पता ही नहीं पंख कितने होते हैं ना। तो अगली जो बात है जी हमारी, अगला पॉइंट है बाल अपराध का कारण शारीरिक कारण। ठीक है, तो शारीरिक कारण में ये है कि देखो सब हर कोई शारीरिक, देखो भाई जो जैसा है वो बहुत अच्छा है, ईश्वर ने उसको बहुत सुंदर बनाया है। तो शारीरिक कारण में ये है कि सभी बच्चे शारीरिक दृष्टि से एक तरह से तो होते नहीं, कोई काला होगा, कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, विकलांग, ये हो सकते हैं। और दूसरे जो सही लोग हैं उनके द्वारा उनका मजाक बनाना, तो ये एक मानसिक हीनता की प्रवृत्ति को जन्म देता है, और यही प्रवृत्ति अपराध की तरफ अग्रसरित करती है। और ये कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं समय से पहले ही यौन आरंभ को धारण कर लेती हैं, और अपनी इच्छा को शांत करने के लिए वो अपराध की तरफ अग्रसरित हो जाती हैं। तो ये शारीरिक कारण है। भाई शारीरिक कारण जो शरीर से बड़ा होना, उम्र में बड़ा होना नहीं होता। एक छोटा बच्चा
जो मैच्योर है, मतलब अच्छी समझ है, शरीर में बेशक कम हो लेकिन मानसिक आयु उसकी अधिक होती है। ठीक है, तो शारीरिक कारण भी हमारे बाल अपराध को जन्म देते हैं। ठीक है, अगली बात है महोदय मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण से मतलब क्या है? जब किसी बच्चे को परिवार में लगातार पीड़ा या उपेक्षा मिले तो उसकी भावनाओं को ठेस लगती है, जिससे उसके मन में एक अस्थिरता बन जाती है, जिसके कारण वो अपने दिमाग में आपराधिक प्रवृत्तियों को पनपने देने लगता है और उस समय अपरिपक्वता के कारण उस पर आपराधिक गतिविधियां या आपराधिक सोच हावी हो जाती है और उसके कारण वो जो है अपराधी बन जाता है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण ये थे जी। ठीक है, अब है हम बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अगला जो हमारा पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। देखिए, परिवार के बाद बच्चा बाहर के मतलब माहौल में, समुदाय में, समूह में या संस्थाओं के संपर्क में आता है। भाई पहले उसको स्कूल भी भेजोगे, वो बाहर के लोगों के संपर्क में आएगा और इन समूहों का व्यवहार निश्चित रूप से परिवार से अलग होता है और ये बच्चे का भिन्न प्रकार का अनुभव होने लगता है, एक्सपीरियंस अलग अलग प्रकार से लेने लगता है। और सामाजिक कारणों में जो बालक है, जैसे मनोरंजन की दृष्टि से ले लीजिए आप, मतलब जिन बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन प्राप्त नहीं होते वो अलग अलग प्रकार की शैतानियों के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं और धीरे धीरे ये शैतानियां उद्दंडता में बदल जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे वो आपराधिक प्रवृत्ति के में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। अब जैसे व्यावसायिक मनोरंजन की बात कर लें, भाई आजकल प्राकृतिक मनोरंजन के साधन लगभग लुप्त हो गए। कौन खेल रहा? पकड़म पकड़ाई। अब तो ये है मार धाड़ चल रही है ना, डाकाजनी चल रही है। ये मनोरंजन के जो साधन है यही है। मतलब बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो ये भी आपराधिक गतिविधियों को, आपराधिक प्रवृत्तियों को बच्चों के अंदर में जन्म देने का कार्य करती है, क्योंकि वो बच्चे कार्टून वे में उनको आपराधिक गतिविधियां दिखाई जा रही हैं, तो वो सारी चीजें उनमें, हालांकि एक तरफ तो वो सोच को, समझ को विकसित करती है बच्चे के अंदर और दूसरी तरफ वो एक बालक में अपराध की प्रवृत्ति को जन्म देने का कार्य करती है। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा डांसिंग क्लब है, नृत्य घर है, यानी कि आजकल आदमी क्लब और होटलों में डांस देखने जा रहा है, शराब पी रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बालक, बताओ, हमने देखे मतलब घर से स्कूल की यूनिफॉर्म में सिगरेट मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो ये सारी चीज है, बहुत सारी चीजें। तो अपने जो ये है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कार्य कारण में, इसमें जो सांस्कृतिक कारण है, मतलब अश्लील साहित्य है, रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, शिक्षा है और सांस्कृतिक संघर्ष है, ये सारी चीजें, क्योंकि जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ती जा रही है और बहुत कम संपन्न परिवार है जहां पर हर एक की इच्छा को पूर्ण किया जाता है। तो जब बच्चे की इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया जाता, तो कारण क्या होगा कि इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। ठीक है, अब बात करेंगे जी, अगला पॉइंट है हमारा माता पिता का जो व्यक्तित्व है। देखो, माता पिता का व्यक्तित्व, बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार और बाहरी जगत तो दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। सही है, और यदि माता पिता का जो व्यक्तित्व है वो दोषपूर्ण है तो उसका सीधी सी बात है बच्चे पे भी पड़ेगा। और कभी कभी माँ बाप की लापरवाही से बच्चे का व्यक्तित्व सही दिशा में विकसित नहीं हो पाता और ऐसे बच्चों में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और जिनके कारण बच्चा आपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसरित हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात है जी संगति। भाई जैसी संगति में रहोगे वैसा तो फर्क पड़ेगा ना, संगति का पड़ता ही है भाई सब। तो व्यक्तित्व के व्यवहार में संगति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं जैसे में रहोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। जुआ, चोरी, धूम्रपान, ये ऐसे काम हैं इनकी ओर संगति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और जब इस प्रकार का कार्य है, बच्चे तेजी से इनको पकड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एक न एक दिन अपराध की लाइन को पकड़ ही लेंगे। सही है। अब एक पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण, ठीक है। जो राजनीतिक कारण है उनके बारे में मैं बात बताऊं। भैया देखो, राजनीतिक चेतना का होना जरूरी है, लेकिन जब इस चेतना का दुरुपयोग होने लगे तो समझ लो कि ये वरदान की बजाय एक अभिशाप में बदल गया। भाई राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, हम भी मानते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए भाई कौन क्या है, लेकिन जब ये इसका दुरुपयोग होने लगे तो ये वरदान के बजाय उल्टा पड़ जा, अभिशाप हो जाता है कि नहीं। भाई बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में, अब वे इलेक्शन बाजी के चक्कर में पड़ गए, अपने आप को सुपर स्टार बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपराध कर ही दें कि नहीं हम इसका ये काम है, इलीगल कार्य है उसको कराना, यानी कि लीगल कार्य इलीगल तरीके से कराना, नेता बनने के चक्कर में अपने आप को जिंदगी बेकार कर ले। तो ये है जी। अब अगली बात करेंगे महोदय भौतिकवादी दृष्टिकोण। भाई देखो भौतिकवादी दृष्टिकोण क्या है। आज धर्म और आध्यात्मिकता का पिछड़ापन बहुत ज्यादा चल रहा। कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी को भी गलत काम करने के लिए नहीं कहता कि भैया आप गलत काम करो। आजकल सुनता कौन है भाई, ये बताओ कितनों के घरों में भगवद गीता, कुरान, बाइबल ये धार्मिक ग्रंथ हैं ज्यादातर, और धार्मिक ग्रंथ हैं भी तो उन्हें देखने का टाइम ही किससे मिल रहा। एक सेंटेंस छोटा सा ही था, राम वन गए। अरे भाई राम वन गए तभी तो राम बन गए, वरना कौन जानता आज उन्हें। पर ये चीजें समझने के लिए हमारे बालकों के पास, हमारे पास टाइम ही कहाँ है। मोबाइल फोन है, टीवी है, ये सारी चीजें चल रही। तो जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है उनका उचित तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये है जी हमारे बाल अपराधों के कारण। अगर हम अपने बच्चों को मतलब ये कहानियां बताएं, अपने जो ईश्वरवादी स्वरूप थे उनके बारे में हम बताएं कि भाई इस तरीके से राम जी ऐसे थे, मोहम्मद साहब ऐसे थे कि एक बुढ़िया कूड़ा रोज उनके ऊपर डालती थी और एक दिन उसने नहीं डाला, उसकी तबीयत खराब हो गई, जाकर उसी से पूछ ले भाई आज कूड़ा क्यों नहीं डाला मेरे ऊपर। तो यानी कि अगर अच्छाइयों के बारे में हम बात करें, अपने बच्चों से कहानी बताएं अपने समाज में, तो ये मुझे नहीं लगता कि अपराध की ओर अग्रसरित होंगे। 50% अपराध कम हो जाएंगे, लेकिन हम क्या है पैसा कमाने के चक्कर में अपराध ज्यादा करते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये है, तो अब पढ़ेंगे हम बाल अपराध को रोकने के उपाय, कि बाल अपराधों को किस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, तो कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले परिवार को अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निर्वहन करना चाहिए और निभाने चाहिए। भाई जो परिवार की ड्यूटी है बच्चों के प्रति उसको पूर्ण करे, उसे निभाना चाहिए कि हर एक बच्चे का ध्यान रखे। ठीक है, मतलब अब प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे के सामने अपना आदर्श रूप प्रस्तुत करें, खामखा परिवार में गाली गलौज ना करें, मारपीट ना करें, अनैतिक कार्य ना करें, तो जुआ सट्टा दारूबाजी ना करें। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात है जी, परिवार में मनोरंजन के साधन जुटाने चाहिए ताकि बच्चे का मन परिवार में घर में ही लगा रहे, इधर उधर वो ना जाए। और मतलब मनोरंजन के साधन से जुटाने का मतलब ये नहीं कंप्यूटर दे दिया बालकों को कि भाई इसमें गेम खेल लो या मोबाइल फोन दे दिया, ऐसा नहीं। मतलब बच्चों के साथ, बच्चों को टाइम खुद भी देना चाहिए, बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़े। सही है। अगली बात है, शॉर्ट में निपटा रहे हैं, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। भाई मोरल एजुकेशन दी जानी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि जैसे झांसी की रानी थी, उन्होंने ऐसा क्या काम किया, तात्या टोपे थे उन्होंने क्या काम किया, मंगल पांडे थे क्या काम किया। देश प्रेम से संबंधित कहानियां बालकों को बतानी चाहिए, है ना। अपने कर्तव्यों को और मतलब अनुशासन में कैसे रहा जाए, ये सारी चीजें, ये व्यक्तित्व ही तो हमारा निखार करते हैं। और अगली बात है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। भाई देखो कोई परिवार गरीब है, अधिकतर परिवारों में जो कलह का कारण ये है कि मांग यानी कि डिमांड जो है, इच्छाओं की पूर्ति ना होना। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी परिवार में कलेश होगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार है, सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि परिवार के स्थिति को जो है थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति को सहारा मिले, मनोबल मिले, है नहीं। और बाल सुधार गृह स्थापित किए जाने चाहिए। मतलब अगर कोई बाल अपराधी है तो बाल अपराधियों के लिए बाल सुधार गृह स्थापित करे जाने चाहिए, स्थापित कर किए जाने चाहिए, बल्कि उनको सुचारू रूप से उनका संचालन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बाल अपराधी ज्यादातर आज की डेट में बाल सुधार गृह से ही बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनका सुचारू रूप से संचालन होना जरूरी है। अब है जी बाल कल्याण समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। भाई बाल कल्याण समिति जो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करे, माने उनकी शिक्षा की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, उनके मनोरंजन की ओर उन्हें अग्रसर करती हैं, यानी कि बच्चों का नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करती, जो चीजें उनका हमेशा उत्थान का काम करती है, वो सारे काम करनी चाहिए, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो मनोवैज्ञानिक अस्पताल है, मतलब कोई बालक है, उससे कोई अपराध हो गया, कोई क्राइम हो गया, उसे मतलब घर में ही कोई छोटी मोटी गलती होगी, तुरंत बच्चा बुलाया, 2 थप्पड़ मारे, अरे भाई पहले उसको बुलाओ, पता करो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, फिर उसको समझाने की कोशिश करो कि भाई अब ऐसे मत करना बेटा, ठीक है, तो बच्चा मान जाएगा, ठीक है। तो मौका तो देना चाहिए भाई, गलती हो जाती है इसका मतलब मार थोड़ी ना दे। तो अब ये संयुक्त परिषद स्थापित की जानी चाहिए। संयुक्त परिषद से मतलब ये होता है भाई पुलिस है, फैमिली है, पुलिस है, फैमिली है, और जो अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक परिषद स्थापित की जानी चाहिए जो संयुक्त रूप से हो, ताकि हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखें, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या है। शहरों में तो ये स्थिति है, किसी का बच्चा घर के बाहर खड़ा हो गया, मतलब दूसरी गली में शराब भी पी रहा, तो माँ बाप को पता ही नहीं, हमारा बेटा तो बिल्कुल आदर्श है। अपने गाँवों में नहीं चलता जी ऐसा। हमारे यहाँ तो अगर किसी के बच्चे ने जरा से व्यायाम कर दिया, पड़ोसी 2 देगा लाफे दबा के। तो यहाँ गाँव में संयुक्त परिषद की जरूरत नहीं पड़ती। तो हालांकि जिम्मेदार होना चाहिए, तो संयुक्त परिषद की स्थापना जरूरी है। अगली बात है कि पृथक बाल न्यायालय स्थापित होने चाहिए। भाई एक जो न्यायालय है, न्यायालय जो क्राइम से रिलेटेड केसों की सुनवाई कर रहा है, उसे वो केवल उन्हीं का एक्सपीरियंस है। और जो बाल न्यायालय है, बच्चों को दंड देना जरूरी नहीं, उनको सुधार की ओर अग्रसर करे भाई, तो बाल न्यायालय अलग से होने चाहिए, ठीक है। और बाल अपराधों के निरोध के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी पुलिस भी इतनी ट्रेंड नहीं है, बालक तो छोटो बड़े भी चले जाए ढंग में बात नहीं करती। ये तो हम जैसे वकील आदमी जो जाकर उनसे सीधे मुंह बात करे, न्यायालय कोर्ट है, बाहर लिख देंगे पुलिस आपकी मित्र है। अरे काहे की मित्र, तमीज में तो तुम लोग बात नहीं करते, सुनते तो हो ही नहीं। तो ये है जी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, अब से मतलब 5-6 साल पहले गए थे हम एक थाने में, अपना कोई फोन वोन खो गया था, उसकी रिपोर्ट कराना, सही है। तो ये है जी, तो इस तरीके से जो बाल सुधार है, बाल अपराध है, उसको रोकने के ये निम्न उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है महोदय। अब हम बात करेंगे जी, अगला क्वेश्चन होता है जी, वैश्यावृत्ति से आप क्या समझती है, वैश्यावृत्ति के कारण और इसके दुष्परिणाम क्या है, भारत वर्ष में सरकार ने वैश्यावृत्ति को रोकने के क्या कदम उठाए। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा डिफाइन मैं नहीं कर सकता, हम क्यों अपनी जुबान थोड़ी सी वैसी करें। तो और वैसे भी एक अंडरस्टूड सी बात है, सब जानते हैं भाई पैसे की कमी के कारण होगा, गरीबी के कारण होगा, या कुछ शौकियाना रूप में भी करें, अपने नाजायज शौक को पूरा करने के लिए कई सारे कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, धार्मिक अंधविश्वास भी होता है, आर्थिक कारण भी होता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। तो वैश्यावृत्ति के बहुत सारे रीजन होते हैं। जबरदस्ती भी किसी को उठा के कहीं पे बेच बाच दिया तो ये है, मतलब लव मैरिज करी, किसी को लेके बहका गए और उठा के कहीं बेच बाच दिया, तो ये भी ऐसा चल रहा, तो ये वैश्यावृत्ति है, ठीक है महोदय। अब तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, कमेंट कर दियो कैसी लगी बात, ठीक है, नमस्कार।